जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल DK जियोग्राफी वाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखे होंगे। साथियों, आज का जो अपना विषय है, जो अपना चल रहा था, अभी लास्ट वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था पश्चिमी घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में, और क्या पढ़ाया, नीलगिरी पहाड़ियाँ बताई। नीलगिरी के बाद आपको थोड़ा सा बताया कार्डामम पहाड़ी या इलाची पहाड़ी जिसको कहते हैं, इलामलय पहाड़ी सॉरी, और एक और चीज़ बताई थी हमने शायद अन्नामलाई पहाड़ी। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। आज हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है, आप पीछे देख सकते हैं, ये जो टिक हो चुके हैं ये सब यानी कंप्लीट हो चुके हैं। अरावली पर्वत पढ़ाया, मालवा पठार, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी, ये सब हो चुका है। आज हमें पढ़ना दंडकारा में बस्तर, सिलांग और दक्कन, 4 पठार पढ़ने, बस अपना टॉपिक पेनिनसुलर वाला कंप्लीट हो जाएगा। जो हम लोग इसकी भौगोलिक रचना पढ़ रहे हैं, फिजिकल पेनिनसुलर इंडिया पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी अंदर का कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ है क्या, कहाँ तक है, पूरा एक्सपेंशन इसका जितना है ये पढ़ रहे थे, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक जो है हर जगह आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा एक और भी चैनल है पोएट्री विद दिग्विजय, जहाँ पर मैं आपको पोएम्स वगैरह, मोटिवेशनल शायरीज, कविताएं और दोहा, छंद वगैरह वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाता हूँ। तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं पोएट्री विद दिग्विजय, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इस चैनल की, आपको वीडियो टॉपिक ऑन डिमांड मिलेगा। कल एक भाई साहब हैं, इनका कमेंट आया था कि सर मुगल काल पढ़ा दीजिए, तो मैं इनकी वीडियो बहुत जल्द तैयार करूँगा और आने वाली क्लास में मुगल काल पे वीडियो मिलेगा। इसी तरह आप भी जो पढ़ना चाहते हैं कमेंट कीजिए, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। जस्ट अ मिनट। चलिए, ओके, तो आज सबसे पहले आप लोग दक्कन का पठार समझिए। क्या है दक्कन का पठार में? दक्कन का पठार बेसिकली जो है, दक्कन का पठार ये आपका पूरा पड़ता है। इसकी पहले सबसे आप जो है भौगोलिक स्थिति समझिए, जो बोलूंगा वो आपको लिखना है। दक्कन का पठार सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, यानी इन द साउथ ऑफ सतपुड़ा रेंज, इन द ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड इन द वेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, पूर्वी घाट के पश्चिम में और पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित भू आकृति को दक्कन का पठार कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। बेसाल्टिक लावा, सर ये बेसाल्टिक लावा क्या होता है? बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा या बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। आप सभी को एक बात पता है, यहाँ की मिट्टी काली पाई जाती है। यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। काली मिट्टी के अन्य भी नाम होते हैं, रेगुर मिट्टी है ना, कपासी मिट्टी, ये सब मिट्टी जो होते हैं काली मिट्टी के नाम होते हैं। आपको जितने नाम पता है काली मिट्टी के कमेंट कीजिएगा। आपको पता होगा बेसाल्टिक लावा क्या होता है। आइए आज मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा डीपली चलते हैं। देखिए, लावा 2 प्रकार का होता है, समझिए आप थोड़ा सा। लावा, लावा जो होता है, इंग्लिश में भी लावा को लावा ही बोलते हैं। लावा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एसिडिक लावा, एक होता है बेसिक लावा। एसिडिक, एक होता है बेसिक, ठीक। जो एसिडिक लावा होता है, एसिडिक मतलब अम्लीय, बेसिक मतलब क्षारीय, ये सब आपको पता है ठीक है, तो इशू मत बनाइएगा हिंदी या इंग्लिश का। एसिडिक लावा क्या होता है?
एसिडिक लावा जिसमें सिलिका होता है, सिलिका, समझ पा रहे, यानी सिलिका SiO2, ये सूत्र होता है सिलिकेट का। इसके बाद जो बेसिक लावा होता है, बेसिक लावा बेसिकली किस चीजों से बनता है? आयरन प्लस मैग्नीशियम, आयरन प्लस मैग्नीशियम से बनता है बेसिक लावा, ठीक। और जब इससे बेसिक लावा बनेगा तो जब अर्थक्वेक या आपका वोल्केनो होता है, वोल्केनो सिटी, तो उससे जो है बाहर निकलता है जो लावा, ठंडा होगा बेसिक लावा, यही बनाता है बेसाल्टिक चट्टानें, बेसाल्टिक रॉक्स। बेसाल्ट चट्टानें कौन बनाता है? बेसिक लावा। अब आप समझ गए किस लावे की वजह से बनता है, और इसी की वजह से मिट्टी का रंग काला होता है। अब मिट्टी का रंग काला कैसा होता है, अभी इसको बताते हैं। बेसाल्टिक लावा की वजह से ही आपको मैं बता दूं, जो आपका एक कर्नाटक वाला रीजन है या दक्षिण भारत की बात करें तो दक्कन के पठार में लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। आयरन जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दक्षिण भारत में। इसीलिए आपको पता होगा महाराष्ट्र में रत्नागिरी की खान लोहे की सबसे बड़ी खान है। कहां की है? रत्नागिरी, काफी फेमस रत्नागिरी जिला। रत्नागिरी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी के पास ही एक आपका पावर प्लांट है, कौन सा? परमाणु ऊर्जा वाला। आप कमेंट करके नाम बताइएगा उसका क्या नाम है। रत्नागिरी जो है ये आपका परमाणु प्लांट मतलब परमाणु संयंत्र वाला जो है, एटॉमिक वाला सेंटर, जैसे उत्तर प्रदेश में नरौरा है बुलंदशहर का, उसी तरह वहां भी है। तो रत्नागिरी में सबसे बड़ी लोहे की खान पाई जाती है, ये बात आपको लिख लेनी है। इसके बाद आपको बता दें दक्षिण भारत में जो आपका कुद्रेमुख पहाड़ी है और बाबा बुदन पहाड़ी है। आप लिखिए, मैं कहां पर लिखूं? इधर दिख रहा होगा आपको, एक पहाड़ी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, और एक है बाबा बुदन, बाबा बुदन। बाबा बुदन और कुद्रेमुख पहाड़ी पर पूरे भारत का 27% कोयला, 27% लोहा, माफ कीजिएगा, 27% लोहा जो है पूरे भारत का वो स्टोर होता है, यानी संग्रह होता है। मैंने क्या कहा? संग्राहक है सबसे बड़ा आपका कर्नाटका, कर्नाटक में है दोनों, बाबा बुदन और कुद्रेमुख। सबसे ज्यादा 27% अकेले संग्रह करते हैं। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो प्रोडक्शन जो होता है आपका, ये उत्पादन सबसे ज्यादा आपका होता है उड़ीसा में, आयरन लोहा, लेकिन संग्रह सबसे ज्यादा कर्नाटक में। ये 27% जानते हो, ये यहाँ कर्नाटक में होता है, ये ईरान के पास जाता है। ईरान को हम लोहा देते हैं और ईरान से हम क्या लेते हैं? आप सभी को पता है, तेल। समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये चलता है, लेन देन व्यापार है इस तरह से। ये आपको बताया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिख ले। अब मैं आपको बताता हूँ काली मिट्टी वाला सिस्टम, इसको रख कर दो। देखिए जो हमारी अर्थ है, अर्थ के 3 सरफेस होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, जिसको भूपरपट्टी कहते हैं, मेंटल को मेंटल कहते हैं, कोर को कोर कहते हैं। क्रस्ट जो होता है, जो अपर क्रस्ट होती है और एक लोअर क्रस्ट होती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये कुछ होगा नहीं इसमें। जो अपर क्रस्ट होती है, अपर क्रस्ट की विदरिंग होने लगती है। विदरिंग का मतलब क्या होता है? क्षरण, यानी इसी को कहते हैं हम लोग जिसका अपर्दन होने लगता है, क्षरण होने लगता है। जब इसका क्षरण होने लगता है तो एक ऊपर क्या पाया जाता है, आपको सभी को पता है, आयरन प्लस मैग्नीशियम। जब इसका क्षरण होने लगता है, आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आयरन और मैग्नीशियम टूटने लगेगा भाई, फैलने लगेगा।
इसी आयरन की वजह से आपको क्या बनता है, एक आयरन का ऑक्साइड बनता है। कौन सा नाम, टीटैक्सी फेरस ऑक्साइड। हिंदी में भैया एक नाम होता है, टीटैक्सी फेरस, टीटैक्सी फेरस ऑक्साइड कहा जाता है आयरन का। इसी टीटैक्सी फेरस ऑक्साइड की वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है, ब्लैक होता है। क्लियर है आपको? तो ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा इस पर। टेक इट। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं थोड़ा। आइए, हम बता रहे थे दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार के बारे में मैंने बताया कैसे बना, दक्कन का पठार की सीमा बताई, ठीक है। सतपुड़ा के दक्षिण में, पूर्वी घाट के पश्चिम में, पश्चिम घाट के पूर्वी में। इसमें कुछ पहाड़ियां हैं जो सम्मिलित रूप से हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, हरिश्चंद्र पहाड़ी है, लिख लीजिए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पहाड़ियां, गविलगढ़ की पहाड़ियां, गविलगढ़, गविलगढ़ की पहाड़ियां, और बालाघाट, बालाघाट पहाड़ियां एटसेट्रा, दो चार और भी हैं, तो आप ये लिख लें। ये सब कहां पर पड़ती हैं? महाराष्ट्र रीजन में, महाराष्ट्र सब इधर ही आसपास पड़ती हैं, इधर 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 इधर। तो ये पूरा आपका महाराष्ट्र रीजन होता है। महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको ये पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। दक्कन के पठार के अंदर ही एक और छोटा सा पठार आता है जिसका नाम हम लोग देते हैं दंडकारण्य का पठार। दक्कन का पठार कंप्लीट हो गया, इतना ही आपको अभी पढ़ना है, बाकी आगे और भी पढ़ना है, इतना ही नहीं है, लेकिन अभी इतना पढ़ना है। क्यों? अभी हम लोग एक भौगोलिक संरचना पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होइए। तो अब जा रहे हैं दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार क्या है तो समझिए। दंडकारण्य का पठार दो राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से राज्य? दंडकारण्य का पठार जो है ये आपका थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा सा उड़ीसा में है। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में थोड़ा हिस्सा ज्यादा आता है, मान लीजिए इसका 65% लगभग आता होगा और इसका 35% लगभग आता होगा। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य का पठार आप सभी लोग जानते हैं, दंडकारण्य का पठार, और इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। फिर अब आगे आपको पढ़ाएंगे हम इसके बाद। अब ये जो दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य के पठार में एक और भी छोटा सा पठार आता है। दंडकारण्य आपने समझ लिया। दंडकारण्य के पठार में इसके दक्षिणतम हिस्से में, ये आपको दिख रहा होगा पॉइंट मैंने बनाया है ग्रीन ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं दंडकारण्य का पठार का दक्षिणी हिस्सा, यानी जो छत्तीसगढ़ का रीजन है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी, छत्तीसगढ़ के अंदर एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है बस्तर का पठार। कौन सा है? मैं इधर लिखता हूं बस्तर। बस्तर का पठार जो होता है यानी प्लेट्यू ऑफ बस्तर, वो कहां पर पाया जाता है? दंडकारण्य पठार के दक्षिणी हिस्से में। बस्तर का पठार भारत में टिन उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। टिन, टिन का फार्मूला होता है SN, हिंदी में इसको बोलते हैं टिन। टिन उत्पादन के लिए बस्तर का पठार जाना जाता है, विशेषतया भारत के अंदर। तो आपने देखा बस्तर का पठार हो गया, दंडकारण्य पठार हो गया, दक्कन का पठार भी हो गया। अब आपका अंतिम बचता है शिलांग पठार। शिलांग पठार, शिलांग पठार में चलने से पहले आपको बता दें महानदी बेसिन के बारे में थोड़ा सा। क्या है महानदी बेसिन? देखिए महानदी बेसिन जो है ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में समझ पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ जो है आपका, छत्तीसगढ़ का मान लीजिए ये हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ के इस हिस्से के पास है। ये कैसे पड़ता है? बस्तर के पठार के उत्तर में, समझ रहे हो? ये दंडकारण्य पठार के उत्तरी हिस्से में। इधर आपका कौन सा पड़ता है? सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा के पूर्व में
छोटा नागपुर के पश्चिम में, भौगोलिक स्थिति लिख लीजिए। महानदी बेसिन छोटा नागपुर के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में, और जो आपका सतपुड़ा पहाड़ी है इसके पूर्व में जो आपका हिस्सा आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महानदी बेसिन। देखिए बेसिन क्या होता है, जब एक बड़ी नदी होती है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मतलब सहायक नदियां, ये छोटी छोटी नदियां, ये जब चारों तरफ से बहते हुए आती हैं तो ये मिट्टी काटती हैं, तो परिणाम स्वरूप ये कुछ शेप यूं बना देती हैं। जैसे कोई नदी ये आ रही, ये आ रही, बड़ी नदी ये आपकी बह रही है, ये इधर आ रही, ये इधर आ रही, ये इधर, ये इधर, सब बड़ी में आती है। भाई देखो समाज में भी क्या होता है छोटे छोटे लोग जो होते हैं, मतलब इकोनॉमिकली या किसी चीज में बल में कम, धन में कम, तो बड़े लोग की तरफ आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसा ही होता है हमारे समाज में। तो आप जानते हैं जो पीछे चल देते हैं, उसी तरह यहाँ नदियां भी होती हैं, बड़ी नदी में छोटी नदियां मिल ही जाती हैं। ठीक, तो जैसे चाहे जितनी भी बड़ी नदी हो सागर में मिलना ही पड़ता है, उसी तरीके से छोटी नदियां हैं उनको बड़ी में मिलना ही पड़ेगा। वो आ जाएंगी इधर, और आने के बाद क्या होगा, जो शेप बनेगी ये इस प्रकार की ऐसे बनती है, इसको बोलते हैं थाले नुमा आकृति। एक समझ पा रहे हैं, जो एक कर्व शेप बनता है, जैसे आपने पैराबोला पढ़ा होगा, पैराबोला तो जानते ही हैं जो लोग साइंस मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो ये बनता है y² बराबर 4ax वाला, कुछ यूं शेप बनता है पैराबोला का। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा ये, तो ये वाला जो शेप बनता है ये y² बराबर 4ax होता है। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, मैंने कहने मतलब शेप ऐसा बन जाता है। आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपको ये बताया महानदी बेसिन क्या है। बेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब पानी यहाँ बहुत रहता है। पानी कैसे रहता है, इधर आपका आंध्र प्रदेश से भी बारिश हो जाती है। अब ये बारिश मानसून में बताऊंगा, बाकी बारिश हो जाती है, नदी का पानी रहता है, तो इसमें साल भर पानी रहता है। और उत्तर पूरे भारत में इसमें धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ वाले भाई बहन जरूर जानते होंगे कि धान का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा बचता है सिलांग पठार। देखिए सिलांग पठार के बारे में लिखिए। सिलांग पठार कोई एक स्वतंत्र पठार नहीं है, तो सर ये आपका राजमहल पहाड़ियां जो है, छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार यहां तक जो है आपका बंगाल तक, ये क्या कहलाता है, राजमहल पहाड़ियां। राजमहल पहाड़ियों के बीच में आप देखते हो यहां पर ये थोड़ा सा गैप आ गया था, ये जो गैप आ गया है ये गैप क्या कहलाता है, राजमहल गारो गैप कहलाता है। इसी को मालदा गैप कहते हैं। क्यों? बीच में क्या हुआ, जब हिमालय ऊपर बढ़ रहा है उत्तर पूर्व की तरफ, आज भी बढ़ रहा है इधर, तो बीच में कुछ प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, दाब और ताप की वजह से बीच में अवकलन उत्पन्न हुआ। अवकलन उत्पन्न होने के बाद यहाँ की भूमि खिसक गई। अवकलन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्षरण होना, अपर्दन होना, तो वहां से भूमि हट जाना, गड्ढा टाइप का बन जाना। या ऊपर जॉर्ज देखते हो, जब गार्ज बनता है तो ऊपर से प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने के बाद नीचे की मिट्टी हट गई, नीचे की मिट्टी दब गई, धंस गई, तो वहां पर एक गहरा गार्ज बन गया। अब इसी गार्ज को भरा किसने तो इधर से बहती गंगा नदी, इधर से बहती ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मिलकर इस पूरे मैदान को पूरा भर दिया, पाट दिया एकदम गाद मिट्टी या कौप मिट्टी से। इसलिए सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ पर, और पूरा बांग्लादेश इसी पर बसा हुआ है। और वो चाहे तो इस पर धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पर कर सकता है, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। मैं इसका नाम लिख देता हूं, मालदा गैप, मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब सिलांग पठार के बारे में बात करें तो सिलांग पठार जो है ये मुख्य रूप से मेघालय में स्थित है। मेघालय में सिलांग पठार एक पहाड़ियां हैं, सिलांग पठार की 3 पहाड़ियां हैं,
और बल्कि अगर पूरी देखा जाए सिलान पठार तो 5 पहाड़ियों को कहा जाता है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, मैं नाम लिखता हूं इसका। 3 तो पहले यहीं पर है, आप देख लीजिए, 1 2 3। कौन सी? खासी, गारो, जयंतिया। खासी, गारो, जयंतिया 3 यहां पर है। 2 आपकी आसाम में पड़ती है, 1 2 मिकिर और रेंगमा। मिकिर एंड रेंगमा ये आसाम में पड़ती है। ये आसाम में है और ये मेघालय में। मेघालय की राजधानी भी शिलांग है, इसलिए शिलांग पठार कहा जाता है। आसाम की राजधानी तो दिसपुर है, उसके हिसाब से नहीं रखा गया है इसका नाम। मेघालय जो शिलांग पठार है, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नोर क्रेक। कौन सा क्रेक है? नोर क्रेक। नोर क्रेक, नोर क्रेक किस पहाड़ी पर पाया जाता है? नोर क्रेक खासी पहाड़ियां पर पाया जाता है, पाई जाती है। सॉरी, गारो पे टिक कर दिया, खासी पर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये नोर क्रेक जो है खासी पहाड़ी पर पाई जाती है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और इस तरह से देखते देखते हमने पूरे प्रायद्वीपीय भारत के 15 जो हिस्से थे पूरे पढ़ लिए हैं। तो अब आपका ये प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप अपनी बात अवश्य कमेंट में रखिए। हमारे लिए आपका यही कमेंट ही एक हौसला बढ़ाता है और हमारा हौसला पस्त भी करता है। तो आप अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।